मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त और उसके विजय। समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना और उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों की जानकारी हमें उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशेन था और इस प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बाल्य जीवन, उसके व्यक्तिगत गुणों, उस समय की राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और उसकी विजयों की हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के अलावा हमें उसके सिक्कों से भी उसकी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को परास्त किया। ये 9 शासक थे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मन। ये उत्तर भारत के 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने परास्त किया। उसने उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इसके पश्चात उसने दक्षिण के 12 शासकों को परास्त किया। ये शासक थे कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्र, कोट्टार का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, बैंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कौस्थलपुर का धनंजय। इन दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने परास्त किया और दक्षिणापथ की नीति के उसके 3 महत्वपूर्ण आधार थे: ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण अर्थात शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष शत्रु को मुक्त कर देना और अनुग्रह शत्रु को उसका राज्य लौटाकर उस पर दया करना। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को हेमचंद्र राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने अट्विक राज्यों की विजय प्राप्त की। उसने अट्विक राज्यों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना परिचारक बनाया, अर्थात उन्हें अपना सेवक बनाया। गणतंत्रीय राज्यों में सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन के द्वारा उसने शासकों को परितुष्ट करने की चेष्टा की। इसके अलावा उसने सीमांत राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अट्विक राज्यों पर विजय प्राप्त करने से समुद्रगुप्त के पराक्रम का प्रताप समस्त भारतवर्ष पर छा गया, जिससे सीमांत राज्यों के नरेश और गणों के शासक भी उसके पराक्रम से भयभीत हो उठे। उन्होंने स्वयं समुद्रगुप्त के सामने आत्मनिवेदन हेतु प्रस्तुत होकर समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देना स्वीकार किया। सभी नरेशों ने समुद्रगुप्त का अपना अधीश्वर स्वीकार कर प्रणाम करने, उसकी आज्ञा प्राप्त करने राज्यसभा में उपस्थित हुए। ये शासक थे, ये निम्नलिखित राज्यों के शासक थे: समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कृतपुर, मालवगण, अर्जुनायनगण, यौधेय, मद्रकगण, आम्भीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरपरिक आदि। इन सीमांत राज्यों पर समुद्रगुप्त ने प्रभाव स्थापित किया। शक, कुषाण और मुरुंड आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई: आत्मनिवेदन अर्थात सम्राट के समक्ष स्वयं हाजिर होना, कन्योपायन अर्थात अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं से विवाह करना, गरुड़ मुद्रांक अर्थात स्व विषय भुक्ति शासन याचना अर्थात अपने विषय
अपने राज्य, अपने जिले के लिए शासन आदेश समुद्रगुप्त से प्राप्त करना। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों और देश को 5 समूह में बांटा गया है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त का समकालीन शासक लंका नरेश मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के पास अपना एक दूत मंडल भेजा और गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी। अपने विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों और उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम, पराक्रमांक जैसे विशद उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध था। उसकी उत्तर भारत में अपनाई गई नीति को और उत्तर भारत में उसने प्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई, वहीं दक्षिणापथ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। स्मिथ महोदय ने उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, जिसकी जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है और कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त कला और साहित्य का भी संरक्षक था। उसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया। तो ये है समुद्रगुप्त। वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। समुद्रगुप्त का राजादर्श और प्रजा के प्रति अनुकंपा से पूर्ण व्यवहार भारतीय राजधर्म के आदर्श के अनुरूप था। वह शास्त्रों में भी परम प्रवीण था, जो उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। वह महान कवि था और काव्य निपुणता के कारण कवियों का राजा की ख्याति प्राप्त था। वह विद्वानों का संरक्षक था।